एक अंधेरी रात, एक सुनसान पुल और एक कार में बैठे एक मशहूर डॉक्टर और एक युवा लेक्चरर। कुछ ही पलों में यह रोमांटिक मुलाकात एक डरावने सपने में बदल गई। दो अजनबी आए, डॉक्टर गायब हो गए और युवती अपनी जान बचाकर भाग निकली। क्या यह एक साधारण लूट थी या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा डरावना राज? जिस युवती ने खुद को पीड़ित बताया, क्या वह सच कह रही थी या फिर वह थी इस पूरी साजिश की असली सूत्रधार? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यहाँ हम आपके सामने लेकर आते हैं ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं जो दिल को छू जाती हैं और दिमाग को झकझोर देती हैं। आज की कहानी है साल 2009 की, जब गुजरात के व्यस्त शहर अहमदाबाद की एक सुनसान जगह पर एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ एक परिवार की दुनिया उजाड़ कर रख दी, बल्कि पुलिस के लिए भी एक पेचीदा पहेली बन गई। ये कहानी है विश्वास और धोखे की, सवालों और जवाबों की, और उस सच्चाई की जो सतह के नीचे दबी हुई थी। तारीख थी 23 जनवरी 2009। शुक्रवार की वह शाम अहमदाबाद के पारडी इलाके में डॉ हितेश शाह के लिए बेहद व्यस्त थी। 44 साल के डॉ हितेश एक जाने माने स्त्री रोग विशेषज्ञ थे जो अपनी पत्नी डॉ रीना शाह के साथ अपना क्लिनिक चलाते थे। वे एक सफल डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाले पति और एक अच्छे इंसान भी थे। शाम करीब 8:40 बजे डॉ हितेश अपने मैटरनिटी होम से निकले। उनकी मुलाकात तय थी त्रिलोचना सोलंकी नाम की एक युवती से जो एक जूनियर लेक्चरर थीं। दोनों की मुलाकात विकास गृह रोड पर जैन देवस्थान के पास हुई। त्रिलोचना डॉ हितेश की कार एक होंडा सिटी में बैठ गईं और दोनों अहमदाबाद के वासना बैराज की तरफ चल पड़े। वासना बैराज शहर का एक सुनसान इलाका था जहां रात के समय शायद ही कोई आता जाता था। लेकिन तभी डॉ हितेश के क्लिनिक से एक इमरजेंसी कॉल आया। एक मरीज की जान बचाने की जरूरत थी। डॉ रीना ने तुरंत अपने पति को फोन किया और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लौटने को कहा। डॉ हितेश ने हामी भरी और बोले कि वे जल्दी ही पहुंच रहे हैं, लेकिन वह कॉल उनकी आखिरी बातचीत साबित हुई। रात 10 बजे तक जब डॉ हितेश हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो डॉ रीना की चिंता बढ़ने लगी। उन्होंने बार बार उनका फोन किया, लेकिन वह स्विच ऑफ आ रहा था। एक डॉक्टर, एक जिम्मेदार पति जो कभी बिना बताए लेट नहीं होते थे, वह अचानक गायब हो गए थे। डॉ रीना की बेचैनी धीरे धीरे डर में बदलने लगी। इधर रात करीब 11:10 बजे पुलिस कंट्रोल रूम में एक हैरान कर देने वाला फोन आया। फोन करने वाली महिला ने खुद को त्रिलोचना की बहन बताया और बताया कि वासना बैराज पर डॉ हितेश शाह के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसने बताया कि 2 लोगों ने उन पर हमला किया और त्रिलोचना किसी तरह भागने में कामयाब रही हैं। ये खबर सुनते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस टीमें वासना बैराज के आसपास के इलाकों में खोजबीन करने लगीं। आखिरकार रात करीब 2 बजे सरखेज ढोलका हाईवे पर नरीमानपुरा गांव के पास डॉ हितेश की होंडा सिटी कार मिली। कार बाहर से बंद थी। जब पुलिस ने दरवाजे खोले तो अंदर का नजारा देखकर सबकी सांसें अटक गईं। कार की सीटों पर खून के धब्बे थे। अंदर एक महिला की चप्पल और एक मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। वह फोन डॉ हितेश का नहीं था। डॉ हितेश का कहीं कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो वे जमीन में समा गए हों। एक डरावना सन्नाटा पूरे परिवार और पुलिस पर छा गया। डॉ हितेश के साथ आखिर हुआ क्या था? दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। कार में मिला मोबाइल फोन किसका था? त्रिलोचना कौन थी और वह कैसे बच निकली? पुलिस ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए? हम जानेंगे कि कैसे त्रिलोचना का बयान पूरे मामले को और भी उलझा देता है और कैसे पुलिस को एक बड़ा ट्विस्ट मिलता है। इस रहस्यमयी केस को जानने के लिए आगे वीडियो में बने रहे। डॉ हितेश शाह गायब थे। उनकी कार में खून के निशान थे और अब सामने आई थी वह युवती जो उस रात उनके साथ थी। उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई, एक कहानी जिसमें थे 2 लुटेरे, एक भागती हुई लड़की और एक घायल डॉक्टर। लेकिन क्या यह कहानी सच थी या इसमें छुपा था कोई राज? पुलिस की नजरों में वह पीड़ित नहीं, बल्कि एक संदिग्ध बन गई। क्यों उसने अपने कपड़े जला दिए? क्यों उसकी कहानी के हिस्से जुड़ नहीं रहे थे? यह था एक ऐसा पहेली जहां सच और झूठ की लकीरें धुंधली होने लगी थीं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डॉ हितेश शाह के रहस्यमयी गायब होने की। कार मिल चुकी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले थे। अब सबकी निगाहें थीं उस शख्स पर जो शायद इस पूरे घटनाक्रम की एकमात्र गवाह थी, त्रिलोचना सोलंकी। त्रिलोचना का बयान पुलिस के लिए नए सवाल लेकर आया और कैसे इस मामले ने एक नया और हैरान कर देने वाला मोड़ लिया। करीब 4 बजे त्रिलोचना सोलंकी खुद पुलिस स्टेशन पहुंची। वह सहमी हुई और घबराई हुई लग रही थी। उसने पुलिस को बताया कि वासना बैराज पर 2 अजनबी लोगों ने उन पर हमला किया। उन्होंने खुद को पुलिस बताया और कार का दरवाजा खोलने को कहा। जब डॉ हितेश ने दरवाजा खोला तो उन दोनों ने उन्हें घेर लिया और पैसे और सामान मांगने लगे। झगड़े के दौरान एक हमलावर ने डॉ
हितेश पर छुरा भोंक दिया। डॉ। हितेश के मुंह से निकली चीख सुनकर वह डर गई और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। उसने यह भी बताया कि भागने के बाद वह सीधे जीवराज पार्क पहुंची, जहां से उसके एक रिश्तेदार ने उसे हॉस्टल छोड़ दिया। लेकिन पुलिस को उसके बयान में कई गड़बड़ियां नजर आईं। पहली बात, कार से जो मोबाइल फोन मिला था वह त्रिलोचना का ही था। दूसरी बात, उसने यह स्वीकार किया कि हॉस्टल पहुंचने के बाद उसने उस रात पहने हुए कपड़े जला दिए थे। यह सवाल पैदा करता था कि अगर वह मासूम थी तो सबूत क्यों मिटा रही थी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल था उसकी कहानी की सच्चाई का। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या वह और डॉटी हितेश एक दूसरे को जानते थे। शुरू में त्रिलोचना ने कहा कि यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन जैसे जैसे पूछताछ तेज हुई उसने स्वीकार किया कि दोनों की मुलाकातें पहले भी हुई थीं। यहाँ तक कि कुछ साल पहले उसने डॉ हितेश के क्लिनिक में नौकरी भी की थी। यह खुलासा पूरे मामले को एक अलग ही दिशा में ले गया। इस बीच दूसरे दिन दोपहर 2 बजे पुलिस को एक बड़ा झटका लगा। वटवा इलाके में सैजपुर और गोपालपुर के बीच एक सुनसान प्लॉट से डॉ हितेश शाह का शव मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी मौत छुरे के साथ गहरे घावों की वजह से हुई थी, और वह भी उसी रात। हैरानी की बात यह थी कि उनकी शर्ट गायब थी, लेकिन शव के पास 11 चाबियों का एक गुच्छा पड़ा था। अब पुलिस के सामने 3 पहेलियां थीं। एक, हत्या वासना बैराज पर हुई, लेकिन कार ढोलका हाईवे पर और शव वटवा में मिला। शव को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया। 2, त्रिलोचना का बयान पूरी तरह से सच क्यों नहीं जुड़ रहा था। 3, क्या यह सिर्फ एक लूट थी या इसमें कोई पर्सनल दुश्मनी शामिल थी। पुलिस ने त्रिलोचना के बयान की जांच के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने उसे वासना बैराज ले जाकर पूरे घटनाक्रम का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। उसी तरह की कार लाकर उससे वह सारी जगहें दिखाने को कहा गया जहां से हमलावर आए, वह किस दिशा में भागी आदि। त्रिलोचना ने पूरे आत्मविश्वास से सब कुछ बताया, लेकिन जब एक पुलिस अधिकारी ने उससे कहा, जिस रास्ते तुम बताती हो कि तुम भागी थी, एक बार दौड़ कर दिखाओ, तो वह थोड़ा घबरा गई। उसने दौड़ लगाई, लेकिन पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। उसे वहां से मेन रोड तक पहुंचने में जितना समय लगा वह उसके बयान से मेल नहीं खा रहा था। क्या एक डरी हुई लड़की इतनी दूर इतनी जल्दी दौड़ सकती थी? क्या वह सच कह रही थी या कोई झूठी कहानी बना रही थी? पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था, इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पुलिस की जांच एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। असली हत्यारे कौन थे और क्या त्रिलोचना को सच में क्लीन चिट मिल पाई? पुलिस एक युवती के बयान में उलझी हुई थी। डॉ हितेश शाह की हत्या का रहस्य और गहरा रहा था, लेकिन फिर एक छोटी सी गिरफ्तारी ने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। जेल की सलाखों के पीछे बैठे 2 कैदियों के नाम सामने आए, और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस रात यह भयावह घटना हुई उस रात वे जेल से पैरोल पर थे। कैसे 2 कैदियों ने रची एक डॉक्टर की हत्या की साजिश। दोस्तों, डॉ हितेश शाह की हत्या का केस अब तक पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली बना हुआ था। त्रिलोचना के बयान में विसंगतियां थीं, लेकिन ठोस सबूतों की कमी थी। पुलिस ने उसे एक तरह से क्लीन चिट दे दी और जांच की दिशा बदल दी, और यही वह मोड़ था जिसने इस केस का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। हत्या के 2.5 महीने बाद मार्च 2009 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने रामोल इलाके से लक्ष्मण प्रसाद शर्मा नाम के एक शख्स को एक रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि यह रिवॉल्वर रूपेंद्र सिंह रामगढ़िया नाम के एक कैदी की है, जो साबरमती जेल में चोरी के एक मामले में बंद था। यह जानकारी एक सामान्य सी लग रही थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के अनुभवी अधिकारियों ने इस पर गौर किया। उन्होंने रूपेंद्र सिंह का जेल से कब्जा लिया और उससे पूछताछ शुरू की। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। रूपेंद्र सिंह ने अपने एक दोस्त उदय व्यास के साथ मिलकर हितेश शाह की हत्या करने का जुर्म कबूल किया, और हैरानी की बात यह थी कि उदय व्यास भी उसी साबरमती जेल में बंद था। पुलिस तुरंत जेल पहुंची और उदय व्यास को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि जनवरी की उस भयावह रात ये दोनों कैदी 14 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर थे। 23 जनवरी की रात जेल लौटने की उनकी आखिरी रात थी। उन्होंने सोचा कि आजादी की इस आखिरी रात कोई ऐसा काम करे जिससे उन्हें पैसे मिले और वे मौज कर सकें। उनकी नजर वासना बैराज पर गई, जहां प्रेमी जोड़े आते थे और वहां लूटपाट आसान थी। उस रात उन्होंने हितेश शाह की कार देखी। उन्होंने मुंह पर रुमाल बांधकर कार के पास जाकर पुलिस होने का नाटक किया और डॉ हितेश को बाहर निकलने को कहा। जब हितेश ने विरोध किया तो झगड़ा हो गया और उदय व्यास ने गुस्से में आकर उन पर छुरा भोंक दिया। जब हितेश जख्मी होकर गिरे, तभी वहां किसी दूसरी कार के आने की आहट सुनकर दोनों घबरा गए।
उन्होंने तुरंत हितेश को उनकी ही कार में घसीटा और वहां से भाग निकले। उदय ने कार चलाई और रूपेंद्र पीछे बैठकर हितेश को नियंत्रण में रखा। वे भटकते रहे। आखिरकार वटवा इलाके में एक सुनसान प्लॉट पर पहुंचे। वहां उन्होंने हितेश को कार से बाहर निकालकर झाड़ियों में फेंक दिया। उन्होंने अपने हाथों के खून के निशान मिटाने के लिए हितेश की शर्ट का इस्तेमाल किया और उसे वहीं छोड़ दिया। इसके बाद सभी सबूतों, पर्स, चश्मा, मोबाइल, चाबियों का गुच्छा और आखिर में छुरी को शहर के अलग अलग तालाबों और नर्मदा नहर में फेंक दिया। पैरोल खत्म होने पर वे दोनों बिना किसी शक के वापस जेल में लौट गए, ये सोचकर कि उनका राज कभी खुलेगा नहीं। इस तरह एक भयानक संयोग और 2 कैदियों की दरिंदगी ने एक मासूम डॉक्टर की जान ले ली और एक युवती के जीवन पर हमेशा के लिए एक धब्बा लगा दिया। त्रिलोचना वास्तव में एक पीड़िता थी जो डर की वजह से अपना बयान सही से नहीं दे पा रही थी, और उसके कपड़े जलाने जैसे फैसले ने उसे संदेह के घेरे में ला दिया। लगभग 4 साल चले मुकदमे के बाद अदालत ने उदय व्यास और रूपेंद्र सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। हितेश शाह के परिवार को इंसाफ तो मिल गया, लेकिन उनकी जिंदगी में आई खालीपन कभी नहीं भर सकती। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। ये दिखाती है कि कैसे एक पल की गलत डिसीजन एक परिवार की दुनिया बदल सकती है। यह हमें सावधान रहने की सीख देती है, खासकर सुनसान जगहों पर। और सबसे बढ़कर यह हमें यह याद दिलाती है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आखिरकार इंसाफ की जीत होती है। दोस्तों, ये दर्दनाक कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि जेल से पैरोल पर निकलने वाले खतरनाक कैदियों पर सख्त नजर रखनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह सच्ची क्राइम कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही हैरान कर देने वाली सच्ची घटनाएं आप तक लेकर आते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगली नई कहानी तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।